हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट डिफेंस एकेडमी। मैं अविनाश पारिक आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एनडीए के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। इस सीरीज को सॉल्व करवाने का एक मोटिव ये है कि हम क्वेश्चन के पैटर्न को समझ सके, क्वेश्चन के एग्जाम के पैटर्न से हम फैमिलियर हो सके। तो आज हम इसी सीरीज में 2009 का जो फर्स्ट पेपर है उसके क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चंस। क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सीरीज एक सेट ए का पेपर है 2009 का, एनडीए 2009 का जो फर्स्ट पेपर था उसके बारे में। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, नॉन कंडक्टर whose polarization is caused by an electric field are known as semiconductor, superconductor, dielectric, resistive conductors। हिंदी मीडियम वालों के लिए हम बात करते हैं। वे अचालक जिनका ध्रुवण विद्युत क्षेत्र के कारण होता है क्या कहलाते हैं? अर्धचालक, अतिचालक, पैराविद्युत और प्रतिरोधक चालक। तो क्वेश्चंस का हमारा राइट आंसर होगा डाइलेक्ट्रिक या फिर पैराविद्युत। यहाँ पर एक क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करते हैं, क्वेश्चन का हम एनालिसिस करते हैं। एक टर्म आई है हमारी यहाँ पर, पोलराइजेशन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे मटेरियल्स होते हैं, इसको हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और लास्ट वन है सेमीकंडक्टर। ऐसे मटेरियल जो करंट को कैरी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। जो भी मटेरियल करंट को कैरी करता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। ऐसे मटेरियल जो करंट को कैरी नहीं करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन कंडक्टर। ऐसे मटेरियल जो रूम टेम्परेचर पर तो नॉन कंडक्टर की तरह वर्क करते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसका टेम्परेचर को राइज करते हैं तो वो कंडक्टर की तरह वर्क करने लग जाते हैं। मीन्स पार्शियली कंडक्टर और पार्शियली इंसुलेटर। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। वापस हम थोड़ा सा जो नॉन कंडक्टर मटेरियल है इसको क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट वन हमारा इंसुलेटर और सेकंड वन है डाइलेक्ट्रिक। ऐसे मटेरियल जिनको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेट रहते हैं, उन मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। लेकिन जैसे ही हम ऐसे मटेरियल, ऐसे नॉन कंडक्टर मटेरियल जिसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर हमारे डाइपोल क्रिएट होने लग जाते हैं और अपोजिट एंड पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की लेयर क्रिएट हो जाती है। तो इस टाइप के मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक। मीन्स ये हमारे पास में कोई भी मैटर है, इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रेंडमली रहेगा, लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको प्रेजेंट करते हैं तो इसके अंदर इस तरीके से डाइपोल क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मीन्स अपोजिट एंड पर ये वाला एक एंड और ये वाला एक एंड, इस पर हमारी अपोजिट चार्ज की लेयर्स बन जाती है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन ध्रुवण। और विद्युत क्षेत्र में रखने पर वो कौन से नॉन कंडक्टर है जिनमें ध्रुवण का फिनोमिना होता है? वो मटेरियल हमारे डाइलेक्ट्रिक। तो हमारा राइट ऑप्शन है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन आपका सर्किट थ्योरी से है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर दैट मस्ट बी प्लेस्ड पैरेलल with 12 ohm resistance to obtain combined resistance of 4 ohm। combined resistance means हमें equivalent resistance गिवन है। कितना गिवन है? 4 ohm। और एक रेजिस्टेंस हमें गिवन है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अनदर रेजिस्टेंस जो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ऑप्शंस आपको गिवन है। हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं। संयुक्त प्रतिरोध, संयुक्त प्रतिरोध मीन्स तुल्य प्रतिरोध। 4 ओम पाने के लिए कितने प्रतिरोध की तार एक 12 ओम प्रतिरोध के समानांतर में लगानी चाहिए? मतलब समानांतर, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पूछा है। हमें पता है कि जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता है, क्वेश्चंस को हम देखते हैं किस तरीके से होगा। ये इस तरीके से ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है।
इसमें दो रेजिस्टेंस R1 और R2 है, तो इन दोनों का अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला हमारा कितना बनता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना गिवन है, कंबाइंड रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना गिवन है, 4 ओम, और एक रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें कितना गिवन है, R1 दैट इज 12 ओम। हमें R2 का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चंस में हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं, फॉर्मूला में हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं, तो देखते हैं कि 1/4 इक्वल टू 1/12 प्लस 1/R2 का हमें वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए हम इसको इसी तरीके से करते हैं। इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं, 1/R2 इक्वल टू 1/4 माइनस 1/12। सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, 1/R2 इक्वल टू, यहां से 12 हमारा एलसीएम आएगा, दैट इज 12। सॉल्व करते हैं इसको, तो 4 3 जा 12 माइनस 1, दैट इज 1/R2 का वैल्यू कितना आ रहा है यहां से, 2/12। सॉल्व करते हैं, 1/6, तो यहां से हमारा R2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 6 ओम, दैट इज आवर आंसर। मीन्स एक 6 ओम के रेजिस्टेंस को मैं 12 ओम के रेजिस्टेंस के साथ में पैरेलल में कंबाइन करता हूं, तो जो हमारा रिजल्टेंट रहेगा वो कितना रहेगा, 4 ओम। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये जो क्वेश्चन है सर्किट थ्योरी का, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये यूपीएससी का हमारा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चंस को हमें ध्यान में रखना है, इस टाइप की क्वेश्चंस की हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा यूनिट एंड डिस्टेंस, जो फर्स्ट यूनिट है वहां से रिलेट करता है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर किसे कहते हैं, ये हमारा एक डिस्टेंस का मेजर है, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं इसमें। जब भी कोई लाइट वैक्यूम में 1 ईयर के अंदर जितने डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उस ट्रेवल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। निर्वात में अगर कोई लाइट, निर्वात में कोई प्रकाश 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। मीन्स प्रकाश वर्ष क्या हमारा, दूरी का मात्रक है। तो मैं लिख सकता हूं 1 लाइट ईयर, क्योंकि हमें पता है दूरी क्या होती है हमारी, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो दूरी हमारी कितनी है, 1 लाइट ईयर। प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समय, समय हमारे को कितना गिवन है, 1 ईयर, मतलब 1 साल में वो लाइट कितनी ट्रेवल करती है। अब देखिए हमें सोल्व करना है, सारा का सारा सिस्टम हमारा किसमें होना चाहिए, एसआई सिस्टम में। लेकिन एसआई सिस्टम में हम टाइम को किसमें मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। तो फर्स्ट हमारी जॉब क्या रहेगी कि फर्स्ट हम ईयर को कन्वर्ट करें सेकंड में। तो कन्वर्ट करते हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एज इट इज, इंटू हमें पता है 1 ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं, 365.25 डेज। तो 365.25 डेज। अब यहां पर हमारे इसमें कितने ओवर होते हैं, 24 ओवर, और 1 ओवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, और 1 ओवर में 60 मिनट होता है। 60 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा जो 1 ईयर है इसमें इतने हमारे सेकंड होते हैं। सॉल्व करते हैं इसको, 1 लाइट ईयर। सॉल्व करने के बाद में जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाता है, और हमारा आंसर आता है 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। तो इसको हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर, मतलब इतने डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में, हम बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, एक्सपेक्टेड लेवल के क्वेश्चंस है, उनको हम बात करते हैं कि मीन्स
हमारा जो डिस्टेंस को मेजर करने का लॉन्गेस्ट यूनिट होता है वो कौन सा होता है? पारसेक। पारसेक, ठीक है। तो यहां से हम 1 पारसेक ये किसके बराबर होता है? 3.26 लाइट ईयर के। इसी तरीके से हमारी एक और यूनिट होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर खगोलीय इकाई। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी होती है, इस दूरी को हम क्या बोलते हैं? खगोलीय इकाई या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अब यहां से हमारा एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है कि मीन्स आपको 3-4 यूनिट्स दी हुई रहेगी डिस्टेंस की, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि मीन्स 1 पारसेक is greater than 1 light year and 1 light year is greater than 1 astronomical unit। तो इस तरीके से ये हमारा एक्सपेक्टेड लेवल का क्वेश्चन है। आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स गिवन हो सकती है, उसमें से आपको इनको अरेंज करके सेट करना है। तो ये क्वेश्चन आपका 1 लाइट ईयर का है। इसको हमने पूरा एनालिसिस करके कि आया कैसे है। अब आपको डायरेक्टली इसको याद रखना है कि 1 लाइट ईयर में कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्सपेक्टेड है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीके से। क्वेश्चन हमारा ये वापस थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आया था। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग थर्मोमीटर्स इज प्रिफर्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर अराउंड 1250 डिग्री सेंटीग्रेड? ऑप्शन है आपके मर्करी थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, ऑप्टिकल पायरोमीटर और प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं। लगभग 1250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तापमापी इस्तेमाल होता है? पारा तापमापी, स्थिर आयतन गैस तापमापी, प्रकाशीय उपतापमापी और प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। इस टाइप से हमारे ये ऑप्शंस है। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्टिकल पायरोमीटर। ऑप्टिकल पायरोमीटर किस तरीके से होता है इसका एनालिसिस करते हैं। जब भी टेम्परेचर हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम ऑब्जेक्ट को टच करके उसका टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें एक नॉन टचिंग थर्मोमीटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑप्टिकल पायरोमीटर आपका कैसा है? एक नॉन टचिंग थर्मोमीटर है। नॉन टचिंग थर्मोमीटर ये आपको जो वस्तु का जिससे हमें तापमान ज्ञात करना है उसको यह स्पर्श नहीं करता है। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इसका जो क्रिया का प्रिंसिपल है वो क्या है? जिस भी ऑब्जेक्ट का हमें टेम्परेचर मेजर करना है, जिस भी ऑब्जेक्ट का हमें टेम्परेचर मेजर करना है, सबसे पहले हम उसकी ब्राइटनेस मेजर करते हैं, उसकी ब्राइटनेस को नापते हैं। इसी तरीके से हमारे पास में थर्मोमीटर के अंदर एक फिलामेंट लगा हुआ रहता है, उस फिलामेंट की ब्राइटनेस मेजर करते हैं। दोनों फिलामेंट की दोनों की ब्राइटनेस मैच करवाने के बाद में हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो ये आपका जब भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो हम ऑप्टिकल पायरोमीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ 1 लीटर कॉटन शीट ऑयल ऑफ डेंसिटी 926 किलोग्राम पर मीटर क्यूब? आपके ऑप्शंस गिवन है हिंदी मीडियम वालों के लिए। 926 किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व वाले बिनोले तेल के 1 लीटर का द्रव्यमान कितना होगा? इस तरीके से आपको ऑप्शंस गिवन है। तो हमें क्या फाइंड करना है? मास फाइंड करना है। ट्राई कीजिए एक बार आप। देखिए, स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि हम डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? घनत्व को हम रो से प्रदर्शित करते हैं, और रो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। तो हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें गिवन है डेंसिटी गिवन है 926 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन साथ ही साथ में हमें आयतन भी गिवन है, 1 लीटर का आयतन गिवन है। लेकिन हमारा ये किस में गिवन है? लीटर में गिवन है, लेकिन हमें ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1 लीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 लीटर को हम लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब। पुट करता हूं मैं वैल्यूज को। रो का वैल्यू कितना गिवन है हमें? 926 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां से रो का वैल्यू पुट करता हूं मैं 926 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू
मास हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम हमें कितना गिवन है 10⁻³ मीटर क्यूब। सॉल्व करते हैं इनको और रीअरेंज करते हैं, तो ये ऊपर जाएगा तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट होके 926 गुणा 10⁻³ किलोग्राम। तो फाइनल आंसर हमारा क्या रहेगा यहाँ से 0.926 किलोग्राम। ये हमारा फाइनल मास है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज द ऑर्डर ऑफ, ऑप्शन आपको गिवन है 1 mm, 1 सेंटीमीटर, 1 माइक्रोन और 1 एंगस्ट्रॉम। हिंदी मीडियम वालों के लिए एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य की कोटि क्या होती है? 1 mm की होती है, 1 सेंटीमीटर की होती है, 1 माइक्रोन की होती है या फिर 1 एंगस्ट्रॉम की होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है हमारा? ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। मीन्स क्वेश्चन हमारे से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। याद रखना है ये कि बार बार पूछा जाता है कि एक्स रेज का वेवलेंथ कितना होता है। एक टर्म आई है यहाँ पे, वर्ड आया है वेवलेंथ। वेवलेंथ मीन्स तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होता है बात करते हैं। हम मानते हैं कोई भी तरंग हमारी इस प्रकार से गति करती है, इसमें कुछ बिंदु पर पीक्स बनते हैं इस तरीके से। ये जो वाले पार्ट है इनको बोलते हैं क्रस्ट और इसको हम बोलते हैं ट्रफ। क्रस्ट, ट्रफ। हिंदी मीडियम वालों के लिए इसको हम बोलते हैं श्रृंग और इसको हम बोलते हैं गर्त और इसको हम बोलते हैं गर्त। दो क्रमागत श्रृंगों अथवा दो क्रमागत गर्तों के बीच की जो दूरी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। इसको हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। दो कॉन्जुगेटिव क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है या फिर दो कॉन्जुगेटिव ट्रफ के जो बीच की डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। तो जब भी हम बात करते हैं एक्स रेस के बारे में कि मीन्स इसकी दो कॉन्जुगेटिव क्रस्ट है या फिर दो कॉन्जुगेटिव ट्रफ है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। वेव थ्योरी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं यूपीएससी में, इसके अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले भी। अभी आप इसी पेपर में 2009 की पेपर में इसमें 3-4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम एक एक करके एनालिसिस करेंगे उनको। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन इट्स वेवलेंथ, डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, डिपेंड ऑन इट्स इंटेंसिटी, नाइदर डिपेंड ऑन इट्स वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और नॉर इंटेंसिटी। हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल इसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, इसकी तीव्रता पर निर्भर करती है। यह न तो तरंग दैर्ध्य, न आवृत्ति और न ही तीव्रता पर निर्भर करती है। तो देखिए आप एक बार क्वेश्चंस को रीड कीजिए। देखिए बात करते हैं, जब भी कोई वेव वैक्यूम के अंदर मूव करती है तो वैक्यूम के अंदर हमारा इनर्शिया एब्सेंस रहता है, और जब भी हमारा इनर्शिया एब्सेंस रहता है तो उसके अंदर वो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। तो मीन्स हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा? नाइदर डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी नॉर इनर्शिया ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटेंसिटी, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की कमी के कारण, जड़त्व की कमी के कारण वो न तो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, न आवृत्ति पर और न ही तीव्रता पर निर्भर करती है। सो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इनर्शिया, जड़त्व की अनुपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस पावर। पावर की डेफिनेशन हमें पूछी है। एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन, नन ऑफ द अबाउ। हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शक्ति को सही सही परिभाषित करता है? प्रदाय की गई ऊर्जा प्रति इकाई समय, एक पिंड की उसकी गति के कारण ऊर्जा, एक पिंड की उसके स्थान के कारण ऊर्जा, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो शक्ति के बारे में हमें पता है, शक्ति क्या होती है हमारी, ऊर्जा में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, शक्ति। मीन्स ऊर्जा और समय के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, शक्ति। तो मैं बताता हूं आपको, पावर क्या होती है हमारी, ऊर्जा बटा समय। इसको हम बोल सकते हैं समय के सापेक्ष ऊर्जा में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, शक्ति। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। तो चलिए अब यहां से हमारा ऑप्शन, राइट ऑप्शन होगा एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम, प्रदाय की गई ऊर्जा प्रति इकाई समय में। तो ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर है। थोड़ा सा हम यहाँ से एक्सपेक्टेड लेवल का क्वेश्चन बात कर लेते हैं। इस बार हमें शक्ति का फॉर्मूला पूछ लिया, शक्ति की परिभाषा पूछ ली, तो नेक्स्ट टाइम हमें क्या पूछ सकता है, ये शक्ति की डायमेंशन, शक्ति की विमा पूछ सकता है। तो हम बात करते हैं शक्ति की विमा क्या रहेगी, पावर से डिनोट करते हैं इसको, पी से डिनोट करते हैं। शक्ति की विमा क्या रहती है हमारी, हमें पता है ऊर्जा हमारा क्या होता है, एक प्रकार का कार्य ही होता है, और कार्य की विमा क्या होती है, m1l2 t माइनस 2। समय की विमा क्या है हमारी, t। अगर हम इसको ऊपर की तरफ प्लेस करवाते हैं तो ये हमारा, इसकी विमा क्या बनेगी, m1l2 t माइनस 3। ये ऊपर जाके -1 बनाएगा, ये ऊपर जाके -1 बनाएगा, तो हमारा शक्ति की विमा ये वाली बनेगी। साथ ही साथ में शक्ति का मात्रक क्या होता है हमारा, शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है हमारा वॉट। वॉट में हम इसको मेजर करते हैं, W से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वॉट हमारी शक्ति का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इन द डिवाइस इज कॉल्ड इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, ट्रांसफॉर्मर। हिंदी मीडियम वालों के लिए, जिस युक्ति में आवेश संग्रहित किया जाता है उसको कहा जाता है प्रेरक, संधारित्र, प्रतिरोधक और परिणामित्र। मीन्स एक ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज को, विद्युत आवेश को स्टोर करते हैं, संरक्षित रखते हैं। तो वो हमारा, इसका राइट आंसर हमारा कैपेसिटर, संधारित्र। संधारित्र हमारी ऐसी युक्ति है जो कि आवेश को स्टोर करती है, नियंत्रित करती है। हम कुछ और भी ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस पर डिस्कशन करते हैं। कैपेसिटर, तो क्वेश्चंस आपका एक्सपेक्टेड लेवल का क्वेश्चंस किस तरीके से हो सकता है, कुछ आपको यहाँ पर सिंबल्स बने हुए रह सकते हैं इस तरीके से, और ट्रांसफॉर्मर का सिंबल अभी कुछ नहीं होता है इधर, से डायरेक्ट हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कोइल्स के थ्रू। तो पूछा जा सकता है कि मीन्स इनको आपको अरेंज करना होता है। तो सिंबल हमारा इंडक्टर का क्या हो सकता है, ये इस तरीके से होता है। कैपेसिटर का सिंबल हमारा इस तरीके से होता है। रजिस्टर का सिंबल ये, ट्रांसफॉर्मर का सिंबल ये। तो इस तरीके से हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इनके सिंबल को आपस में अरेंज करने का क्वेश्चन हमारे पास में आ सकता है। या फिर पूछा जा सकता है कि इंडक्टर हमारा किस रूप के अंदर ऊर्जा को संरक्षित करता है। तो इंडक्टर हमारा चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संरक्षित करता है। इसी प्रकार से जो हमारा कैपेसिटर रहता है, संधारित्र, ये हमारा विद्युत क्षेत्र या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हमारा एनर्जी को स्टोर करता है। रेजिस्टेंस, पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, हमारा किस रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। तो ये उष्मा ऊर्जा के रूप में, हीट एनर्जी के रूप में हमारा एनर्जी को डिसिपेट करता है, उत्सर्जित करता है। ट्रांसफॉर्मर का कार्य क्या है, ट्रांसफॉर्मर का कार्य है शक्ति को या पावर को, करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का कार्य हमारा ट्रांसफॉर्मर का है, परिणामित्र का है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के बारे में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रा, विजिबल, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और माइक्रोवेव। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन विच देयर वेवलेंथ इंक्रीज। इनके वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, इसको हमें अरेंज करना है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं। स्पेक्ट्रम के निम्नलिखित भागों पर विचार कीजिए, दृश्य, अवरक्त, पराबैंगनी और सूक्ष्म तरंग। उनके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम के में से कौन सा एक अनुक्रम सही है। बढ़ते हुए, देखिए अगर हम तरंग के बारे में बात करते हैं, तरंग सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, तो ये दूसरा क्वेश्चन है 2009 का जो फर्स्ट पेपर है, इसमें ये दूसरा क्वेश्चन है जो हमें तरंग के बारे में पूछा गया है। मींस हमें वेव थ्योरी को, हमें तरंग को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस बार बार फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है, यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक में से एक है। तो
तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताने से पहले, आंसर इसका बताने से पहले कुछ बैंड के बारे में बताना चाहता हूँ। विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो बैंड होता है वो किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले बैंड में विद्युत चुंबकीय तरंगों के बैंड में सबसे पहले आती है हमारे पास में रेडियो वेव। इसके बाद में आती है हमारी माइक्रोवेव। इसके बाद में आती है हमारी इंफ्रारेड वेव। और इसके बाद में आती है हमारा विजिबल वेव, दृश्य तरंगे जिन्हें हम देख सकते हैं। इसके बाद में आती है हमारी अल्ट्रासोनिक, देन इसके बाद में आता है हमारा एक्स रेज, जो कि मेडिकल लाइन में यूज की जाती है। एक्स रेज के बाद में आता है हमारा गामा रेज। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव का स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये आपका कलेक्शन होता है, बैंड होता है। तो इस तरीके से ईएम वेव का स्पेक्ट्रम रहता है। इस तरीके से हमने इसको देखा है। अब देखिए, जैसे जैसे हम रेडियो वेव की बारे में बात करते हैं तो इसका जो तरंग थ्योरी है, तरंग थ्योरी है बहुत ज्यादा रहता है। मीन्स इसका लैम्डा का मान बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, रेडियो वेव से माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा, एक्स रेज, गामा रेज की तरफ, तो इसका वेवलेंथ क्या करने लग जाता है? धीरे धीरे कम होने लग जाता है। मीन्स यहां पर इसका जाके वेवलेंथ बहुत ही कम हो जाता है इस तरीके से। मीन्स हमें पता है लेमडा इक्वल टू कितना होता है? 1/f। मीन्स अगर हमारा वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कम रहेगी। और इसी तरीके से अगर हमारा वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? हमारी ज्यादा रहेगी। मीन्स दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। मीन्स अगर मैं यहां से इस साइड में जाऊंगा तो हमारा वेवलेंथ क्या होता जाएगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा और फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर मैं गामा रेज से एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट वेव इस तरीके से मूव करता हूं तो वेवलेंथ हमारा क्या करेगा? बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ है? इंक्रीजिंग वेवलेंथ। मीन सबसे पहले हमें क्या बताना है? सबसे छोटा वेवलेंथ, फिर उसके बाद में बढ़ता हुआ वेवलेंथ बताना है। तो ऑप्शंस में हम देखते हैं विजिबल, इंफ्रारेड, वायलेट। तो सबसे पहले हमारा इधर आ रहा है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट का वेवलेंथ सबसे जो दिए हुए हैं उनमें सबसे कम रहता है अल्ट्रावायलेट का। तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद में विजिबल का मतलब 1 नंबर। उसके बाद में इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को हम क्या बोलते हैं? अवरक्त तरंगे भी बोलते हैं। तो इंफ्रारेड का 2 नंबर। फिर उसके बाद में माइक्रोवेव, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन बन रहा है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। लैम्डा हमारा बढ़ता हुआ कैसे? 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है। आपको ये चीजें याद रखनी है। क्वेश्चन स्पेक्ट्रम पे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्वांटा में बी डिस्क्राइब्ड बाय फोटोन, प्रोटोन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रकाश के क्वांटा संचरण की व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? फोटोन द्वारा, प्रोटोन द्वारा, न्यूट्रॉन द्वारा और इलेक्ट्रॉन द्वारा। तो हमारा राइट आंसर होगा फोटोन द्वारा। फोटोन द्वारा। जो हमारा लाइट है इसका ड्यूल नेचर होता है। मीन्स ये एक तरंग सिद्धांत को भी प्रतिपादित करती है और कण सिद्धांत को भी प्रतिपादित करती है। मीन्स ये आपका वेव फॉर्म में भी रहता है और पार्टिकल फॉर्म में भी रहता है। जो आपका इसका पार्टिकल फॉर्म का नेचर है वो हमारा मैक्स प्लांक ने दिया था। मैक्स प्लांक ने क्या बताया कि जो हमारा लाइट वेव है ये एनर्जी के बंडल की फॉर्म में ट्रेवल करती है और इन्हीं एनर्जी के बंडल को हमने क्या नाम दिया हुआ है? फोटोन। तो क्वांटा क्या होते हैं हमारे? फोटोन्स को हम बताते हैं। फोटोन्स जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हमने क्या नाम दिया है? फोटोन्स नाम दिया है। क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। देखिए यहां से हमारा तीसरा क्वेश्चन वापस वेव थ्योरी पे आ गया है, वेवलेंथ पे इन पे आया है। कैथोड रेज, एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड। निम्नलिखित में से कौन सी किरणें विद्युत चुंबकीय प्रकृति को नहीं दर्शाती है? नहीं दर्शाती है।
अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक स्पेक्ट्रम बनाया था। उस स्पेक्ट्रम में एक्स किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें और इंफ्रारेड उसमें प्रेजेंट थी, लेकिन उसमें कैथोड रेज हमारी वहां पर प्रेजेंट नहीं थी। मींस हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ये क्या हो गया हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर को नहीं शो करती, ये सिर्फ आपका एक इलेक्ट्रॉन बीम को शो करती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका सर्किट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? एक सर्किट डायग्राम गिवन है इस तरीके से। सर्किट डायग्राम में आपकी 10 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है और दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में लगे हुए हैं। तो ऊपर दर्शाए गए परिपथ में धारा आई का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? मीन्स हमें आई का वैल्यू फाइंड करना है। आई का वैल्यू फाइंड करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द सर्किट शोन अबाउ? हमें करंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए किस तरीके से होगा ये। हम बात करते हैं आई का वैल्यू हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि मीन्स जो हमारी जो रेजिस्टेंस है इसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल में है, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा? यहाँ से 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। वैल्यू पुट करता हूं मैं। R1 का वैल्यू कितना गिवन है? 1 ओम गिवन है, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस R2 का वैल्यू कितना गिवन है? 2 ओम। तो यहां से ये आपका आएगा 2 ओम। सॉल्व करते हैं इसको, तो R इक्वलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 3/2। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो यहां से इक्वलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा? 2/3 ओम। मीन्स कहने का मतलब क्या है, अगर इन दोनों रेजिस्टेंस को मैं इस रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देता हूं, प्रतिस्थापित कर देता हूं, तो सर्किट हमारा किस तरीके से बनेगा? कुछ इस तरीके से। इन दोनों को हमने रिप्लेस कर दिया है 2/3 ओम रेजिस्टेंस से, और ये बैटरी हमारी यहां पर इस तरीके से लगी हुई थी 10 वोल्ट की, और ये करंट हमारी आई यहां से फ्लो रही थी। ओम्स लॉ से, ओम के नियम से हमें पता है कि V इक्वल टू कितना होता है हमारा? R I के बराबर होता है। हमें यहां पर V का वैल्यू पता है, R का वैल्यू पता है, I का वैल्यू फाइंड करना है। तो फॉर्मूला में मैं पुट कर देता हूं इस तरीके से। तो 10 इक्वल टू 2/3 इंटू आई, कैंसिल आउट हो रहा है। 2 से ये 5 टाइम कैंसिल आउट हो रहा है, और 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो आई का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा? 15 एम्पियर। तो हमारा राइट आंसर है, करंट का वैल्यू कितना आ रहा है? 15 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सर्किट थ्योरी से हमारा क्वेश्चन था। देखिए एक बार इसको। सबसे पहले हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया हुआ है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के बाद में ओम्स लॉ लगाते हुए आई का वैल्यू फाइंड किया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, unit positive test charge placed at a point is called magnetic field at that point, gravitational field at that point, electrical field at that point, nuclear field at that point। हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं। एक बिंदु पर रखे हुए इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश पर अनुभव किया गया बल क्या कहलाता है? हमें पता है क्या बोला गया है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। यही हमारी विद्युत क्षेत्र की परिभाषा होती है कि एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी। सिंपल डेफिनेशन बेस्ड फॉर्मूला था ये, हमारा डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था। फॉर्मूला पे हमने इसको अरेंज किया और ई का वैल्यू हमें निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। ये देखिए वापस मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। ए लॉन्ग जंपर रन्स बिफोर जंपिंग बिकॉज
covers a greater distance, maintains momentum conservation, gains energy by running, gains momentum। लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्यों दौड़ता है? क्योंकि वह ज्यादा दूरी तय कर लेता है, क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है, क्योंकि दौड़ने से ऊर्जा लब्धि होती है, क्योंकि उसे संवेग लब्धि होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका? मेंटेन मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि वह संवेग संरक्षण को बनाए रखता है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा, विच अमोंग द फॉलोइंग इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन? ऑप्शन हमारे कांस्टेंट पीरियड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर प्रोपोर्शनल, डिस्प्लेसमेंट एंड टॉर्क आर प्रोपोर्शनल। हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं। सरल आवर्त गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक प्रतिबंध है? अचर आवर्तकाल, एक समान त्वरण, विस्थापन व त्वरण समानुपाती हो और विस्थापन एवं बलागुण समानुपाती हो। तो हम बात करते हैं, जब भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात करते हैं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है हमारा? एक माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कोई वस्तु अगर गति करती है तो इस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक आवश्यक प्रतिबंध है। आवश्यक प्रतिबंध ये किस प्रकार से है कि जो हमारा त्वरण रहता है वो हमारा विस्थापन के विपरीत समानुपाती होता है। मीन्स ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो ये हमारी आवश्यक कंडीशन है। अगर यह आवश्यक प्रतिबंध फुलफिल होता है तो हमारी गति किस प्रकार की गति होगी? सिंपल हार्मोनिक सरल आवर्त गति होगी। तो ऑप्शन नंबर सी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर प्रोपोर्शनल। विस्थापन एवं त्वरण एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। आवश्यक प्रतिबंध है, अगर यह आवश्यक प्रतिबंध फुलफिल होता है तभी हमारी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा, कंसिडर द 4 पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन विच देयर रेस्ट मासेस इंक्रीज? देयर रेस्ट मासेस इंक्रीज। निम्नलिखित में से 4 कणों पर विचार कीजिए। अल्फा कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। उनके विश्राम द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो रेस्ट मास के बारे में हम बात करते हैं। जब भी हम परमाणु के बारे में बात करते हैं तो इसके जितने भी मूल कण हैं उनमें इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होता है, सबसे हल्का पार्टिकल होता है। तो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहता है? जैसा कि हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा सबसे कम होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा सबसे हल्का पार्टिकल होता है और प्रोटॉन उससे भारी होता है, न्यूट्रॉन उससे भारी होता है। अगर हम अल्फा कण के बारे में बात करते हैं तो अल्फा कण होता है ये आपका 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन रहता है। मीन्स इसका द्रव्यमान हमारा प्रोटॉन के 4 गुना के बराबर होता है। तो मीन्स कहने का मतलब क्या है कि सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल, सबसे भारी कण कौन सा होगा? हमारा अल्फा पार्टिकल होगा। उसके बाद में हमारा न्यूट्रॉन होगा, देन उसके बाद में हमारा प्रोटॉन होगा और सबसे हल्का पार्टिकल कौन सा होगा? हमारा इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस प्रकार से हमने इसको अरेंज किया हुआ है। अगर हम ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं तो देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स सबसे हल्का कौन सा? हमारा इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में प्रोटॉन, तो ऑप्शन नंबर 2। फिर उसके बाद में क्या आएगा? देन न्यूट्रॉन, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। फिर उसके बाद में हमारा सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल कौन सा? हमारा 1। मीन्स अगर हम इस ऑर्डर में बढ़ते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड नॉर्मली थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन द पाथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल इनसाइड द फील्ड विल बी सर्कुलर, पैराबोलिक, इलिप्टिक और स्ट्रेट लाइन। यदि एक अल्फा कण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है तब अल्फा कण का पथ क्षेत्र के भीतर कैसा होगा? तो अल्फा कण हमने बताया अभी आपको 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन रहता है, तो इसका जो पथ रहेगा वो कैसा रहेगा? हमारा सर्कुलर या फिर वृत्तीय इसका पथ रहने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ फार
must a girl stand in front of a concave spherical mirror of radius 120 centimeter to see an erected of her face 4 times its natural size, 4 times its natural size। क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमें कि मीन्स रेडियस ऑफ द मिरर कितना गिवन है, रेडियस ऑफ द मिरर कितना गिवन है, एक बार क्वेश्चन पढ़िए आप। एक लड़की को प्राकृतिक चेहरे के अमाप से 4 गुना माप का सीधा प्रतिबिंब देखने के लिए 120 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले अवतल गोरीय दर्पण के सामने कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं, क्या बोला गया है, अमाप से 4 गुना मीन्स उसका मैग्निफिकेशन कितना गिवन है, मैग्निफिकेशन हमारा +4 गिवन है। क्यों, क्योंकि हमारा इमेज कैसा बन रहा है, हमारा मिरर कैसा, हमारा स्फेरिक कॉन्केव मिरर है, इसलिए मैग्निफिकेशन हमारा +4 इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, कॉन्केव मिरर का रेडियस कितना गिवन है 120 सेंटीमीटर। हमें पता है कि जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो कितनी रहती है r/2, दैट इज 120/2, दैट इज 60। अगर हम कॉन्केव स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करते हैं तो हमारी ये फोकल लेंथ हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। तो f इक्वल टू कितना बन रहा है हमारा -60 सेंटीमीटर। हमें पता है, फॉर्मूला हमें पता है, सपोज कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको कितने डिस्टेंस पे प्लेस करना है, u डिस्टेंस पर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या रहती है मिरर से, u से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें पता है कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू कितना होता है हमारा f/f माइनस u। फॉर्मूला में हम वैल्यूज को पुट करते हैं, u का वैल्यू हमें फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन हमें 4 दिया हुआ है, तो 4 इक्वल टू f का वैल्यू -60 अपॉन -60 माइनस q, दैट इज 4 इक्वल टू, सॉल्व करते हैं इसको, तो 60 अपॉन 60 प्लस u, यहां से ये 15 टाइम कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहां पर 60 प्लस u, ये आपका 15 टाइम कैंसिल हुआ, तो ये 15, तो यहां से u का वैल्यू कितना आ रहा है -45 सेंटीमीटर। मीन्स राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, दर्पण से 45 सेंटीमीटर पर। अगर कोई वस्तु, अगर कोई लड़की 45 सेंटीमीटर पे खड़ी हुई है और उसका मैग्निफिकेशन आपका 4 टाइम्स है, तो उसको 45, उसको इमेज इस तरीके से दिखाई देगी, इरेक्ट इमेज दिखाई देगी। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। ये आपको कुछ रेडिएशंस गिवन है, स्पेक्ट्रम वेव गिवन है और इनके वेवलेंथ गिवन है, इनको हमें मैच करना है कि कौन सा वेवलेंथ हमारा किसके साथ में मैच करता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के कुछ प्रकार दिए हुए हैं और इनके वेवलेंथ दिए हुए हैं, आपस में इनको मैच करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि जो हमारा एक्स रेज होता है, जो एक्स रेज होती है, इनका वेवलेंथ कितना होता है हमारा 10⁻1 एंगस्ट्रॉम का होता है, दैट इज जो आपका ये मूव करेगा यहाँ पर, मीन्स बी में आपका ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है, क्योंकि हमारा एक्स रेज का वेवलेंथ कितना होता है 1 एंगस्ट्रॉम का, अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो बी में आपका ऑप्शन नंबर 3। हमें पता है, हमने स्पेक्ट्रम के बारे में देखा था, स्पेक्ट्रम में हमने देखा था कि हमारा रेडियो वेव से स्टार्ट होके गामा वेव तक जाता है, तो गामा वेव का वेवलेंथ हमारा सबसे कम रहता है, सबसे छोटा रहता है। तो यहाँ पर हम अगर इसमें देखते हैं, सीरीज के अंदर देखते हैं, तो सबसे छोटा वेवलेंथ कौन सा हमारा 10⁻⁻12, मीन्स डी में हमारा ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है। इस तरीके से डी में हमारा ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर। तो हम थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं, इंफ्रारेड वेव का वेवलेंथ कितना रहेगा हमारा 2 नंबर, दैट इज 10⁻⁻5, इंफ्रारेड का हमारा 10⁻⁻5। और जैसे ही हम इससे आगे बढ़ते हैं, इंफ्रारेड के बाद में हमारा वेवलेंथ कितना आता है, आगे इससे कम होगा 10⁻⁸, दैट इज
4। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा 2 3 4 1। इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें पता होना चाहिए कुछ की पॉइंट्स है इसमें। फर्स्ट की पॉइंट क्या रहा हमारा, एक्स रेज का हमें पता होना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि गामा रेज सबसे एंड में आती है। जब भी सबसे एंड में आएगा तो इसमें से जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें सबसे कम किसका होगा, सबसे कम हमारा 10⁻12 रहता है, क्योंकि घात हमारी जब माइनस में रहती है तो वो संख्या को छोटा कर देती है। तो इसीलिए डी के अंदर हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वेवलेंथ से है। देखिए, द स्टैंडिंग वेव पैटर्न along a string of length 60 cm is shown in the above diagram. If the speed of transverse wave on this string is 300 meter per second, in which one of the following mode is string vibrating? इनमें से किस मोड में हमारी स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है? हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट मोड होते हैं, उनमें से किस मोड में वाइब्रेट कर रही है? एक स्ट्रिंग गिवन आपको, उपयुक्त चित्र में 60 सेंटीमीटर लंबाई वाली तार पर अग्रगामी तरंग प्रतिरूप दर्शाया गया है। यदि इस तार पर 300 मीटर पर सेकंड की चाल की अनुप्रस्थ तरंगे जब तार में से कौन सी विधा में कंपन कर रही होती है। तो ये हमारा एक स्ट्रिंग वाला सिस्टम है। इसको मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल, बेसिक थ्योरी बताता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। सपोज ये आपका कोई एक स्ट्रिंग है जो कि दो वायर्स के बीच में है। अगर मैं इसको बीच में से प्लग करता हूं तो ये इस तरीके से जाएगी ऊपर, और जैसे मैं इसको रिलीज करता हूं तो यहां पर एक ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। इस तरीके से हमारी एक वेव बन रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमारी एक वेव इस तरीके से बनेगी। तो मीन्स यहां पर हमारा क्या बन रहा है, एक एंटी नोड बन रहे हैं, और यहां पर ये हमारा नोड बन रहा है। इसको हम एंटी नोड बोलेंगे, इसको हम नोड बोलेंगे। जब भी हम बात करते हैं कि मीन्स दो कॉन्जुगेटिव नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी रहती है, λ/2, और यहाँ पर L क्या हमारा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो मीन्स L इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा हमारा, λ/2 के बराबर। तो यहां से लैम्डा इक्वल टू कितना हो रहा है हमारा, 2L। ठीक है, चलिए बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, अगर हम वेलोसिटी लिखते हैं v बराबर f लैम्डा, तो यहां से इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, f इक्वल टू v बाई लैम्डा। अगर मैं v का वैल्यू पुट करता हूं, लैम्डा का वैल्यू पुट करता हूं तो कितना आएगा, v/2L। जो ये फ्रीक्वेंसी रहेगी इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर मूल आवृत्ति, इसको हम बोलते हैं मूल आवृत्ति। तो ये हमारा बेसिक है। ठीक है, अब इसी स्ट्रिंग को अगर मैं बीच में से प्लग किया मैंने, लेकिन मैं दो जगह से सप्रेस करके और यहां से तीन जगह से इसको ऊपर उठाता हूं तो इस तरीके का बनेगा कुछ। अगर जैसे मैंने इसको यहां से और यहां से सप्रेस किया है तो एक पैटर्न ऐसा बनेगा इस तरीके से। अगर इसको मैं हम रिलीज करते हैं तो वापस एक नेगेटिव में एक पैटर्न बनेगा कुछ इस तरीके से। तो यहां पर हमारे कितने नोड बन रहे हैं, एक नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, और ये अनदर नोड, जैसा कि आपको डायग्राम में दिया हुआ है। अगर इसी स्ट्रिंग को मैंने यहां से और यहां से प्रेस किया है तो ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा। हमें पता है कि दो कॉन्जुगेटिव नोड के बीच के डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, λ/2, λ/2, λ/2। तो टोटल अगर लेंथ हमारी L है तो लेंथ किसके बराबर हो रही है हमारी, यहां पर मैं प्लेस करवा रहा हूं, L इक्वल टू कितना हो रहा है, λ/2, λ/2, λ/2। तो टोटल लेंथ हमारी कितनी हो रही है, 3λ/2। तो यहां से हमारा लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है, 2L/3। अगर मैं यहां से फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करता हूं तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी, f इक्वल टू v/λ। लैम्डा का वैल्यू हमने यहां से पुट करना है, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा, v/2L/3। अगर मैं यहां से, ये आपकी इस वाले मोड के अंदर जब हम इसको दो जगह से सप्रेस करके तीन जगह से प्लग करते हैं तो उस समय हमें देखने में क्या मिल रहा है कि यहां पर जो ये फ्रीक्वेंसी है v2L, ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की कितनी टाइम है, 3 टाइम्स है। मींस इसमें हमारी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उससे ये कितने गुना है, 3 मल्टीप्लीकेशन में। तो हम कहेंगे कि जो हमारा ये मोड स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है, ये किस मोड में वाइब्रेट कर रही है, थर्ड ओवरटोन में, या फिर तीसरे मोड में ये वाइब्रेट कर रही है, तृतीय अधिस्वरक में ये वाइब्रेट कर रही है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है,
ए सोनोमीटर वायर having a length of 50 centimeter is vibrating in fundamental mode with a frequency of 100 hertz. Which of the following is the type of propagating wave and speed? Type of propagating wave and its speed. हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं, एक 50 सेंटीमीटर लंबाई वाली स्वरमापी तार 100 हर्ट्ज की आवृत्ति की मूल विधा से कंपन कर रही है, मूल विधा से कंपन कर रही है। संचरण करने वाली तरंग का प्रकार, संचरण करने वाली तरंग का प्रकार और चाल निम्नलिखित में से क्या होगा? तो हम बात करते हैं सोनोमीटर। सोनोमीटर का क्या होता है, किस तरीके से होता है? यहां पर आपका एक रिजिड एंड होता है, एक थर्ड पार्ट रहता है, और इस जगह हमारा एक इस तरीके से लगा हुआ रहता है। ये यहां से एक स्ट्रिंग आती है और नीचे हमारा एक मास लगा हुआ रहता है, ठीक है। और इस यहां पर दो ब्रिज बने हुए रहते हैं। इन दोनों ब्रिजों के बीच की जो लेंथ होती है इसको हम बोलते हैं एल, ठीक है। क्या बोला है? वाइब्रेटिंग इन फंडामेंटल मोड, मींस फंडामेंटल मोड का मतलब क्या होता है? इसको हमने, इस स्ट्रिंग को हमने एक बार अप किया है तो इस तरीके से ये हमारा डायग्राम बनेगा। ये दो रिजिड एंड है, ये दोनों एज ब्रिज के बीच में, इसको अगर हम इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं तो वापस रिटर्न में इस तरीके से वेव बनेगी। तो फंडामेंटल मोड में हमें पता है कि हमारा ये जो एल होता है ये किसके बराबर होता है? लैम्डा बाई 2 के। तो यहां से लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है? 2L। अगर हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं, वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, तो V इक्वल टू कितना होगा हमारा? V इक्वल टू कितना होगा हमारा? लैम्डा F। यहां पर हमें लैम्डा का वैल्यू क्या पुट करना है? 2L इंटू F। हमें L का वैल्यू कितना गिवन है? 50 सेंटीमीटर। पूरे के पूरे सिस्टम को हमें ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो मीन्स L इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 50 इंटू 10 टू की पावर माइनस 2 मीटर। तो चलिए पुट करता हूं मैं वैल्यूज को। V इक्वल टू 2 इंटू 50 इंटू 10 टू की पावर माइनस 2 इंटू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना गिवन है हमें? 100 हर्ट्ज। इसको मल्टीप्लाई किया 100। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 10 टू की पावर माइनस 2 है, 100 से कैंसिल आउट हो गए, ये 5, 52 जा 100, तो मीन्स 100 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी वेलोसिटी का वैल्यू होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी में से हमारा एक आंसर होगा। हमें पता है, हम बात करते हैं कि मीन्स प्रोपेगेटिंग वेव किस टाइप की होगी। इसके लिए हम बात करते हैं, जब भी हम स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं, तो जब भी हम स्ट्रिंग को इस तरीके से खींचेंगे तो इसका जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, लेकिन वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन क्या रहेगी? परपेंडिकुलर। मीन्स पार्टिकल्स के मूवमेंट की डायरेक्शन और वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन दोनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब भी इस तरीके से एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो जो इस टाइप की वेव बनती है उसको हम कौन सी वेव बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव या फिर अनुप्रस्थ तरंगे। तो हमारा ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रस्थ तरंगे। और इसका जो वेलोसिटी रहेगी वेव की वो कितनी रहेगी? 100 मीटर पर सेकेंड। इस टाइप से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। देखिए क्या गिवन है? Which one of the following is the amount of heat given up when 20 gram of steam at 100 degree centigrade is condensed and cooled to 20 degree centigrade? तो ये आपको ऑप्शंस गिवन है। क्या गिवन है इसमें? जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 ग्राम वाष्प को संघनित और 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तब निम्नलिखित में से परिमाण की ऊष्मा निर्मुक्त होगी। तो यहां पर क्या गिवन है कि क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए आप लोग। सबसे पहले हमें क्या करना है? एक स्टीम गिवन है हमें 20 ग्राम की। हमें सबसे पहले हमें इसे स्टीम किस फॉर्म में रहेगी हमारी? गैस फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें स्टीम को क्या करना है? कंडेंस्ड। कंडेंस का मतलब क्या होता है? इसको गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मींस गैस से ये किस में आ जाएगी हमारी? लिक्विड। मीन्स इसको हमें फेस चेंज करना पड़ेगा। अब फेस चेंज करने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा? इसको कूल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। ठीक है, कहां तक? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें इसे कूल करना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे हम इसकी फेस चेंज करेंगे तो कुछ हीट एनर्जी निकलेगी। जैसे ही हम इसको
लिक्विड से कूल करेंगे तो अगेन कुछ हीट एनर्जी रिलीज होगी, कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी फेस चेंज करते हैं तो कितनी एनर्जी निकल रही है, कूल कर रहा है तो कितनी एनर्जी निकल रही है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में जो हमारी टोटल एनर्जी आएगी वो हमारी क्या रहेगी, टोटल हीट एनर्जी कितनी निकलती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमारे पास में कुछ डाटा होना चाहिए, उन डाटास को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा 540 कैलोरी पर ग्राम। इसी तरीके से हमारा स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, स्पेसिफिक हीट ऑफ, क्योंकि अब ये वाटर में कन्वर्ट हो गया तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है हमारा 1 कैलोरी पर ग्राम। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गैस से लिक्विड में चेंज करने में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो Q, इसको मैं लिख देता हूं फेस चेंज, Q फेस। Q फेस कितना रहेगा हमारा, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हमें मास कितना गिवन है 20 ग्राम ऑफ स्टीम, तो मैं इसको लिखता हूं 20 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना हमारा 540 कैलोरी पर ग्राम। तो 540 कैलोरी पर ग्राम है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गए, ओनली फॉर कैलोरी में बचेगा। दैट इज हमारा आंसर कितना रहेगा हमारा, सॉल्व करते हैं इसको। कैलोरी, इतना हमारा फेस चेंज में हमारी हीट रिलीज हो रही है। अब जैसे ये, अब हमारा ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जो हीट थी वो किस, स्टीम थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में। अब वाटर को हमें धीरे धीरे कन्वर्ट करना है, कूल करना है। तो इसके लिए हमारा Q कूल कितनी एनर्जी रिलीज होगी, इसके लिए हम लिखेंगे मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी, मीन्स चेंज इन टेम्परेचर। तो सबसे पहले मास कितना आएगा 20, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना गिवन रहता है 1, चेंज इन टेम्परेचर मीन्स 100 से हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना है, मीन्स चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा 100 माइनस 20 दैट इज 80। सॉल्व करते हैं इसको तो कितना आ रहा है 1600 कैलोरी। दोनों को हम ऐड कर देते हैं, Q टोटल कितनी हमारी टोटल एनर्जी रिलीज हो रही है, तो Q फेस प्लस Q कूल, तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, ऐड करते हैं इसको, मीन्स इतनी एनर्जी हमारी इसको सबसे पहले कंडेंस करने में और फिर कूल करने में रिलीज होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए एक बार वापस से मैं बता देता हूं, सबसे पहले हमें क्या किया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन अप व्हेन 20 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज कंडेंस्ड देन कूल्ड। सबसे पहले हम उसको कंडेंस करेंगे, मीन्स गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद में हम उसे कूल करेंगे। तो हमें लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन पता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर पता है, इस तरीके से हमें फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला में पुट करने के बाद में फेस चेंज की और कूलिंग की एनर्जी हमें मिलेगी, उसको हम इस तरीके से ऐड कर देंगे। तो हमारा ये फाइनल आंसर 12400 कैलोरी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच वार्म मटेरियल इज transported so as displaced to a cooler material by conduction, by convection, by radiation, both conduction and convection। हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं, जिसमें गर्म पदार्थ अपेक्षाकृत ठंडे पदार्थ को प्रतिस्थापित कर अभिगमित हो रहा है, उसमें निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा स्थानांतरण की विधा है, केवल चालन, केवल संवहन, विकिरण और चालन एवं संवहन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल संवहन। हम अब इसका एनालिसिस करते हैं किस तरीके से होता है। बात करते हैं हम सबसे पहले कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन में क्या होता है, जब भी हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती है तो मीन्स अगर ये आपका कोई मटेरियल है तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह वाइब्रेट करते रहते हैं, साथ ही साथ में एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स कभी भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं। तो इस टाइप का जो आपका मेथड होता है हीट को ट्रांसफर करने का, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। लेकिन जब हम कन्वेक्शन के बारे में बात करते हैं कि मीन्स
कन्वेक्शन में क्या होता है, जब भी हम इसको हीट करते हैं तो जो आपके जो ओरिजिनल जो मटेरियल्स होते हैं, ओरिजिनल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हॉट से कूल की तरफ जाते हैं, हॉट से कूल की तरफ जाते हैं। तो इस तरीके से उसमें संवहन धाराएं बन जाती है, कन्वेक्शन करंट्स बन जाते हैं। तो इस टाइप के मेथड को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन या फिर संवहन। खुद मटेरियल आपका एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होता है। रेडिएशन के बारे में बात करते हैं। सन से जो हीट आती है, सन से जो हीट आती है वो हमारे किस टाइप का है, रेडिएशन का। इसमें क्या होता है कि जो आपका इंटरवेनिंग मीडियम है उसको वो गर्म कर देती है। इस टाइप से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हमने 2009 का जो फर्स्ट पेपर था उसके बारे में सॉल्व किया है। कल इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं और 2009 का जो सेकंड पेपर है उसको हम आगे देखते हैं। थैंक यू वेरी